नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे लेह लद्दाख के मुद्दे की जिसको लेकर के पूरे देश में चिंता है। पिछले कुछ घंटों से वहाँ हालात बेहतर नहीं थे। खासतौर पर कल जिस तरीके से वहाँ हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों का इलाज अभी भी जारी है। वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है और पूरी तरीके से एक तरीके से कहें तो वहाँ पर किसी भी तरह के प्रदर्शन वगैरह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन तमाम सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सत्येंद्र त्रिपाठी लोक नीति के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं और वो खासतौर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके मुद्दों को लेकर के लगातार मुखर रहे हैं। सत्येंद्र, आपका स्वागत है इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। सत्येंद्र, ये बताइए कि ये जो पूरा मसला है और खास तौर पर लेह लद्दाख के अंदर जिस तरीके से पहले सोनम वांगचुक की लगातार उनकी भूख हड़ताल चल रही थी, उनका प्रदर्शन चल रहा था, वो शांति के माध्यम से जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे अलग अलग डिमांड्स को लेकर के। हिंसा कैसे भड़क गई और उसको फिर जेन जेड से और फिर इसको जो है अरब स्प्रिंग से किस तरीके से जोड़ा जा रहा है और आपको क्या लगता है आखिर ये हिंसा क्यों हुई? अगर अवनीश जी इसको देखें लद्दाख के इशू को, तो आज जो वर्तमान समय का कोई नया विषय नहीं था। ये एक बहुत पुराना विषय है जो जब लद्दाख को जम्मू और कश्मीर के साथ जोड़कर देखा जाता था उस समय से ये एक बड़ी मांग थी कि वहां पर एक नए क्षेत्र का विकास हो। उनके क्षेत्र का विकास चूंकि इसलिए नहीं हो पाता था कि जो भी फाइनेंसेस तय होते थे उस समय जम्मू और कश्मीर की सरकार में, उसमें लगभग मैक्सिमम जो हिस्सा होता था वो कश्मीर को चला जाता था और जो बचा हुआ हिस्सा होता था वो लद्दाख और जम्मू के क्षेत्र के विकास के लिए लिया जाता था। उसको लेकर केंद्र की सरकार ने एक पहले से ही मन बनाया हुआ था। जैसे आपको पता है कि देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस समय से ही एक बड़ा विषय उनके लिए था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो धारा 370 है उसको कैसे बदला जाए और ज्यादा से ज्यादा जो वहाँ पर डिप्राइव्ड समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो हाशिए पे खड़े हुए समाज के लोग हैं, उनको कैसे राइट दिए जाएं। तो उसको लेकर एक बहुत बड़े तरीके पे बहुत बहुत बड़े उस पे एक काम चल रहा था लगातार। और उसको आपको जैसे पता है कि पिछली सरकार के अंदर धारा 370 को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और दो अलग अलग राज्यों की का गठन किया गया। एक में लद्दाख आया और दूसरे में जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी के थ्रू चलाने का प्रयास चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन से अधिकारी दिए जाते हैं जो उसको पूरा देख रेख करके उसको चलाते हैं। और लद्दाख इसलिए भी सेंसिटिव हो जाता है भारत के लिए कि चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान से भी लगा बॉर्डर है। और वहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाए तो डेमोग्राफिक चेंज का भी प्रयास चल रहा था कुछ वर्षों से। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो गया था कि लद्दाख को एक अलग से राज्य बनाया जाए। और उसमें जो लगातार मांगे चल रही थी उसको केंद्र लेकर भी बहुत सीरियस था। प्रयास चूंकि पिछड़ा हुआ इलाका था, बॉर्डर एरिया था, पिछले लंबे समय से, लंबे दशकों से वहाँ कुछ बड़े डेवलपमेंट के कार्य नहीं हुए थे। पिछली सरकारों की गलती भी मानी जा सकती है। और अगर देखा जाए तो नए विकास के जब हम नए भारत की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे तो उसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा था वो सारा बॉर्डर एरिया। तो वो जो पूरा जो स्ट्रक्चर था उसको लेकर एक नई दिशा में बढ़ने का प्रयास वहाँ के यूथ कर रहे थे। और अगर आप देखें तो लगातार दो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहाँ पर के सांसद चुन के आए। वहाँ पे जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पैमाने पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक जो विकास की बात थी उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और कर रहे थे। देखा गया कि लास्ट 2-3 दिनों से जो मांग चल रही थी सोनम वांगचुक की, और उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी फॉर्म की थी जिनसे इनको 2 तारीख को, अगले 2 अक्टूबर को मिलना भी था। और सडनली क्या होता है कि सितंबर के 21-22 तारीख को एक सडनली मॉब आता है और इस पूरे जो उनके एजिटेशन चल रहा होता है, जिसको वो शांतिपूर्ण एजिटेशन कर रहे हैं, वो कह रहे थे, वो उसको खराब कर देता है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो अब विपक्षी पार्टियां थी उनका रोल भी निकल के आया। अगर देखेंगे तो बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका उनके फोटो दिखे हैं, उनके वीडियोस आए हैं कि वो किस तरीके से लोगों को बुला रहे हैं कि आपको आना है और इसमें उग्र प्रदर्शन करना है। तो ये कहीं ना कहीं इंजीनियर्ड लगता है और दिखता है कि ये जो
जेनजी का जिसे नाम दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लोग बहुत लंबे समय से हाशिए पे पड़े हुए हैं, वो वापस सत्ता में आने के लिए अलग अलग जिसे टूल्स कहते हैं, अगर आप पीछे देखेंगे पिछले कुछ एजिटेशंस में भारत के अंदर, तो देखेंगे कि टूल्स का इस्तेमाल हुआ है जो विदेशों में फैब्रिकेटेड थे। उसी टूल्स का एक कहीं ना कहीं हिस्सा दिखता है। लेकिन जिस तरीके से इसमें खासतौर पर सोनम वांगचुक जिस तरीके से उन्होंने पदयात्रा की, वो दिल्ली तक पैदल आए, उन्होंने अपनी मांग सामने रखने की कोशिश की केंद्र सरकार के, फिर वो लद्दाख वापस गए और वहां पर भी उनका इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहा। अब जब वो ये मांग कर रहे हैं कि लोकसभा की एक सीट जो अभी वर्तमान में है, उसको बढ़ा करके 2 कर दिया जाए, यानी लेह और कारगिल 2 अलग-अलग सीटें जो है वो इसमें कर दी जाएँ। तो इस मांग में तो कोई ऐसी बात नहीं दिखती है जो जायज़ ना हो, खासतौर पर इतना सुदूर इलाका है, इतना व्यापक उसका क्षेत्रफल है, तो ऐसे में और रणनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक बात, दूसरी बात उन्होंने जो माँग की है उसमें ये कहा है कि जो विधानसभा की जो स्थिति है, पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा होती थी, राज्य था संपूर्ण, उसमें लेह लद्दाख भी शामिल था। तब विधानसभा के सदस्यों की एक संख्या थी। जम्मू कश्मीर में भले केंद्र शासित राज्य की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर गवर्निंग के लिए खास तौर पर विधानसभा का स्ट्रक्चर है। वहाँ पर मुख्यमंत्री है, लेकिन लेह को इस एडमिनिस्ट्रेशन से दूर किया गया, वहाँ पर लेह अपेक्स बॉडी बना दी गई और उसके माध्यम से जो है गवर्नेंस वहाँ पर किया जाता है। एलजी का अपॉइंटमेंट ज़रूर वहाँ हुआ, लेकिन जो है विधायक और इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पर उनको चुनने का राइट नहीं था। अब एक और बात भी इसके अंदर आई और ये कहा गया कि चाहे वो अरब स्प्रिंग या जेन जी की जो बात कही जा रही है, जो खास तौर पर कई सारे इलाकों में चाहे वो नेपाल के अंदर जिस तरीके से असर असर रहा इसका, या दूसरे और देशों में इसका असर रहा, खासतौर पर यूथ को लेकर के। अब एम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा मुद्दा बना, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कनेक्ट हुआ और ये कहा गया कि ये तमाम सारी चीजों का जो गुस्सा है, क्योंकि ये बात की मांग की जा रही थी कि बैठक हो, लेकिन बैठक केंद्र सरकार ने जो प्रस्तावित की थी वो 6 अक्टूबर को होनी थी। फिर ये कहा गया कि नहीं भाई बैठक, इस बात का दबाव बनाया कि बैठक पहले की जाए। अब ये कहा गया कि नहीं नहीं 25 तारीख को 26 तारीख में भी बैठक हो सकती है। लेकिन अगर 25-26 तारीख में बैठक होनी थी और इसकी सूचना कल तक नहीं पहुंच पाई आंदोलनकारियों को, तो हिंसा उसके बाद भड़क गई और उसको फिर रोकना मुश्किल हो गया। 4 लोगों की जान चली गई इसके अंदर। अवनी जी, अब जहां तक दो दो विषय इसके अंदर दिख के आते हैं। एक तो जब स्वायत्ता की बात होती है कि उसके लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएं और पीपल रिप्रेजेंटेशन लद्दाख की जो जो भी बॉडी बने आने वाले समय में, उसमें उसको कंसिडर किया जाए। तो अगर यदि आप प्रधानमंत्री जी के पिछले कुछ अगर आप जो स्पीचेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में या उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और हम चुनाव कराएंगे। चुनाव में ये स्टेट जाने वाले थे। जो बड़ा मुद्दा जो इसके पहले जो बड़े मुद्दे उस क्षेत्र के लिए रहे लगातार, वो ये रहा कि जम्मू एंड कश्मीर जब उसके साथ में लद्दाख क्षेत्र आया आया करता था, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे कहते हैं, जब होता है, जब बजट की का बंटवारा होता है, तो उसमें लगभग उनको 8 से 12% का ही बजट उनको पास जाया करता था। रिमेनिंग जम्मू और उसके बाद लगभग जो मैक्सिमम हिस्सा होता था वो कश्मीर को जाता था। तो वो उसको उसको सॉल्व करने का किसी ने अगर प्रयास किया, तो वो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया था। और उसका कहीं ना कहीं लाभ दिखता हुआ नजर आ रहा था कि कनेक्टिविटी बढ़ी थी, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तेजी से बढ़ रहे थे। जो बड़ा विषय था वो था कि जम्मू लद्दाख लद्दाख क्षेत्र में 2 लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएं। दूसरा, उसकी जो जब आने वाले चुनाव हों, तो उसमें लद्दाख के विधानसभा लोगों की बहाल की जाए। विधानसभा जब बहाल की जाए, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। आप अगर मानेंगे तो इसको ये एक रात का तो विषय नहीं है, वो लंबा समय चलेगा। 5 वर्ष पहले ही अभी लद्दाख को एक स्वायत्त के रूप में दिया गया, और उसके चुनाव में जाने के लिए एक पूरा चुनाव आयोग का एक का सर्वे का काम होता है या परिसीमन का काम होता है। उसमें एक बड़ा लंबा काम चलता है जनसंख्या का, कि कितना रिप्रेजेंटेशन पे कितना रहेगा। पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, एरिया के हिसाब से नहीं होता है। तो दो काफी चीजें हैं उसमें, कॉम्प्लेक्स है, जिसपे सरकार इनके साथ बात करने को तैयार बैठी हुई थी। लेकिन ये सडन एकदम होता है कि ये कहा जाता है कि नहीं, डेट्स जो बताई गई हैं वो डेट्स उनके आंदोलनकारियों तक नहीं पहुंची।
जबकि लद्दाख जो एलजी हैं उनके ऑफिस ने ये बताया है, मीडिया को भी बात किया है कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनके डोमेन में थी कि सरकार इनसे बात करने को तैयार है। 2 अक्टूबर की बात तय हुई, फिर 26 इन्होंने कहा कि नहीं जल्दी करना है, तो 26 और 27 को करना है। तो ये अगर इसको मतलब मैनेज नहीं किए हुए, इंजीनियर्ड नहीं है, तो अगर हम सरकार के साथ बात करने को तैयार है और सरकार भी आपके साथ बात करने को तैयार है और एक समय निर्धारित कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो उस पे हमें अगर मैं आंदोलनकारी हूं तो उस पे जाने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। वहां पे हम सब जानते हैं कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान दोनों की नजर रहती है और विदेशी यही बात ताकतें तो किस तरीके सोनम से। वांगचुक कह रहे हैं, वो सोनम वांगचुक यही बात तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारी बात ही नहीं सुन रहे, आप ये मानने को नहीं तैयार हैं कि चीन ने वहां पर हमारा कितना हिस्सा जो कितनी जमीनें ऑक्युपाई कर रखी हैं, कितनी अशांति है, वहां के लोगों का जीना जीवन कितना दुश्वार है, और खासतौर पर उन इलाकों में जो सीमावर्ती इलाके थे, आपने उल्टे उनके ऊपर खासतौर पर बीजेपी या जो लोग वहां पर जो है इस पूरे बात का विरोध कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा दे रहे हैं, ये आरोप चस्पा कर रहे हैं कि विदेशी फंडिंग से सोनू वांगचुक का ये पूरा आंदोलन चल रहा है और उसके माध्यम से वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, वो चाहे अरब स्प्रिंग या जैन जी के नाम पर इस तरीके से, एक तरीके से कहें तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो जानबूझ करके की गई, उसका ठीकरा सोनम वांगचुक के ही माथे पर मरने की कोशिश हो रही है। अच्छा, सोनम वांगचुक का जो ये स्टैंड है कि भारत की काफी जमीनें लद्दाख जो क्षेत्र में, लेह लद्दाख के क्षेत्र में आती हैं, वो चाइना ने लिया हुआ है। अगर आप वर्तमान सरकार के डिफेंस मिनिस्टर या जो हमारे आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ का स्टेटमेंट देखें, जो लोकसभा के पटल पर भी है, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि जहां पर जो स्टैंड बना हुआ था चाइना का और भारत का, वो दोनों बराबर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अगर हम बात लगातार, और दूसरा क्या है कि जिस मैक-मोहन रेखा को चाइना नहीं मानने को तैयार है, उस मैक-मोहन रेखा के ऊपर लगातार भारत और चाइना के बीच में डायलॉग्स होते रहते हैं। भारत अपने जो क्षेत्र हैं उन पे क्लेम करने का प्रयास करता है। इवन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी जो भारत के क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र से पड़ते हैं, उसको भी भारत अपने क्षेत्र के अंदर कंसिडर करता है और चुनाव होते हैं। पहले चुनाव होते रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे आपने बताया कि उन क्षेत्रों का भी रिप्रेजेंटेशन वो देखा जाता था, और वही प्रयास लगातार भारत अपने तरीके से कर रहा है। तो ये दोनों जो हैं वो द्विपक्षीय विषय हैं, बायलैटरल इश्यूज के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ही रिजॉल्व हो सकते हैं। और उसको लगातार अगर हम प्रोवोक करके और वहां की स्थिति हम खराब करने का प्रयास करेंगे, और तब तब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या हमारा जो उद्देश्य है वो कहीं पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बाहरी शक्तियां जो अगर आप बांग्लादेश और नेपाल की वर्तमान की स्थिति देखें और जो श्रीलंका में घटित हुआ, तो उसको देख के कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, आप भी उस बड़े कहीं टूल हिस्से के पार्ट बन रहे हैं। और अगर इसको डिनाई नहीं किया जा सके, तो भारत के ऊपर ये थ्रेट लगातार बना हुआ है जब से पिछली सरकार में मोदी सरकार जब जब आई है। तो ये कहीं ना कहीं उसका एक प्रयास चल रहा है कि ये डिस्टर्ब किया जाए। ये इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स हैं और भी काफी ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो अमेरिका में बैठे हुए लोग जो भारत और अमेरिका के संबंधों को लगातार स्टडी कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट उसके पीछे है। और अगर उसको देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने इंसाइट किया अगर इसको। डीप स्टेट का शिकार हुआ है लेह और लद्दाख का इलाका, बजाय इसके कि इसको ये माना जाए कि सरकारी लापरवाही, की आपने जब बात कही कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कश्मीर के दौरों में कि वो यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया को बहाल करेंगे, उन्होंने संसद में भरोसा दिया था, उसका नतीजा रहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां एक सरकार बनी। ये अलग बात है कि अब तक पूर्ण राज्य का जो वादा किया था उन्हीं मंचों से वो वादा अभी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन लेह लद्दाख को तो आपने कहा था कि आप उसको और भी प्रायोरिटाइज करेंगे, और भी ज्यादा उसको जो है प्रायोरिटी देंगे, लेकिन उन जगहों पर क्या हुआ, उन जगहों पर तो विधानसभा भी बहाल नहीं हुई, ना वहां पर कोई उनका रिप्रेजेंटेशन तय हुआ। और शायद यही वजह है कि देखिए, यही वजह, उनको ये लगता है या वहां के लोगों को ये लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उनसे विधायक, सांसद, राज्यसभा के लोग चुन करके नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए शायद हमारी बात जो मजबूती से वो के देश की केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारी जो मांगे हैं उनको नहीं पूरा किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि वो धीरे धीरे, हालांकि ये कहा गया कि बहुत छोटी सी घटना थी, कुछ लोगों को के साथ मैन हैंडलिंग हुई थी, वो हॉस्पिटल में गए,
हॉस्पिटल में कोई विवाद हुआ और उसके बाद वो विवाद जो है वो बढ़ता चला गया और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर बिगड़ गई। लेकिन जब हम इसकी तह में जाते हैं और जिस तरह की ये हालांकि कुछ बातें ये भी कही गई कि भाई 4 जिलों के पुनर्गठन की बात कही गई, 4 नए जिले बनाए जा रहे हैं, SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसको लगभग लगभग दुगुना करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। महिलाओं को लगभग 1/4 आरक्षण पंचायतों में वहां के दिए जाने की बात जो कही गई है और बोटी और वर्गी जैसी जो आधिकारिक भाषाओं को दर्जा दिया जा रहा है, ये सब प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं। लेकिन क्या ये गति इतनी धीमी नहीं है जितनी धीमी नहीं होनी चाहिए थी? शायद ये बहुत तेज होनी चाहिए थी और खास तौर पर एक लंबा समय हो गया। सत्येंद्र, आप भी मानेंगे कि बहुत अच्छा खासा समय हो गया जब इन राज्यों को अब पुनर्गठन की आवश्यकता है। इनकी अपनी विधानसभा और लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था की बात, और खास तौर पर अगर आप भी मानते हैं कि ये सेंसिटिव इलाके हैं। नहीं अनिल जी, बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो आवाजें हैं वो पिछड़ रही हैं, उस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन एक सरकारी व्यवस्थाओं को काम करने का एक तरीका होता है, उसमें सबके विषय रखने होते हैं, सबके विषय को सुनना होता है, और उसका लगातार प्रयास चल रहा था। अब जैसे आप ही बता रहे हैं कि 4 जिलों के पुनर्गठन का विषय है, या फिर तो उसमें एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। ये सारी व्यवस्थाएं करने में एक समय लगता है, उसका बजट जाता है केंद्र से, तो काफी एक बड़ा स्ट्रक्चर है। और जहां तक राइट्स की बात है, तो अगर आप देखें बहुत समय तक जब जम्मू एंड कश्मीर का भाग हुआ करता था लद्दाख, तो उस समय भी जो यहाँ की कम्युनिटीज थी, जो ST/SC थी, या उसमें कारगिल के क्षेत्रों में या और भी द्रास के क्षेत्रों में जो जो बुद्धिस्ट लोग हुआ बुद्धिस्ट भी करते है थे, बड़ी संख्या में वहां, बुद्धिस्ट थे, हाँ। बुद्धिस्ट भी तो बड़ी संख्या में है। जिनको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया जाता था, और उनको फिर से वॉइस मिलना शुरू हो गया है। तो ये क्रम लगातार बढ़ रहा है, सतत बढ़ रहा है। और उसका उसका ये होना चाहिए था कि प्रयास, जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा कि चूंकि ये क्षेत्र जो है बहुत सेंसिटिव है, इसमें हर चीज करने के लिए भी बहुत सोचना समझना पड़ता है, आर्मी का इंटरवेंशन बहुत होता है, और सरकारें बहुत कुछ सोच समझ कर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत कुछ सोच समझ कर एक निर्णय लेता है, वहां पे बैठता है जब गृह मंत्रालय के साथ। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत जल्दीबाजी सोनम वांगचुक और उनकी टीम ने कर दिया। जबकि ये उनको ये भी हो सकता है कि जो जो लोग इसके पीछे हों, जिनको देखा जाए तो अगर इसी तरीके के कुछ घटनाक्रम नेपाल के अंदर भी उन्होंने शुरू करने का प्रयास किया था, और उसके बाद नेपाल के अंदर स्थितियां खराब होने लगी। तो ये प्रयास लगातार किया जा रहा है अगर आप देखेंगे तो। और ये छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं, हिलियन स्टेट्स जितने भी हैं, उन स्टेट्स में ये करना बहुत आसान होता है उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक भय जो एजेंसीज हैं उनके अंदर भी है कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे कोप हो रहा है, डीप स्टेट क्या नहीं, कर रहा है। पर ये बात सही है, आप अगर कह रहे हैं कि ये इतनी सेंसिटिव है और इनमें ये दिक्कत है, ये चैलेंजेस भी हैं, तो उन चैलेंजेस के बीच में ये आरोप चस्पा करना कि विदेशी चंदा आ रहा है और विदेशी चंदे से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, स्ट्रक्चर्ड अपोनेंट्स जो है वो इसमें इंटरवीन कर रहे हैं और इस तरह के मामलों को उसी तर्ज पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तर्ज पर नेपाल के अंदर या श्रीलंका के अंदर या बांग्लादेश के अंदर ऐसे पड़ोसी राज्यों में हमको, देशों में हमको देखने को मिला। लेकिन साथ ही साथ सवाल है कि अगर ये सारी स्पेसिफिक इनपुट आपके पास यानी केंद्र सरकार के पास है, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? कार्रवाई तो करते नहीं, बयानबाजी में ये बात जरूर आ जाती है। अच्छा, ये बात आपने भी स्वीकार की कि डेमोग्राफी का वहां पर काफी सारा जो है वो अंतर देखने को मिलता है, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरह की कम्युनिटीज वहां हैं, तो ये बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मैं आप सब लेह के इलाकों में का काफी सारा विचरण किया हम लोगों ने। उन इलाकों में अगर आप कारगिल के इलाके में चले जाएं तो वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है, और लेह लद्दाख के इलाके में अगर हम आते हैं तो वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है। तो अगर वो अलग है और इसी आधार पर वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनका सही रिप्रेजेंटेशन हो। आप देखिए इस बार जो एमपी 2014 में 24 में चुन करके वहां से आए, वो इंडिपेंडेंट एमपी है। ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर इंडिपेंडेंट एमपी वहां से क्यों चुन करके आया। वो इसलिए चुन करके आया क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो भी वहां पर उनके पास विकल्प रहा, उनमें उनका उस तरीके का भरोसा नहीं रहा। और दूसरी बात ये कि इन सब के अलावा अगर आपको ये तय करना है कि भाई लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अलग अलग तरीके की, तो लेह के लोगों को लगता है कि अगर वो कारगिल के वोटों से जीत करके आने वाला व्यक्ति होगा तो वो लेह की बात नहीं मजबूती से रखेगा, और अगर वो लेह से जीत करके आने वाला होगा तो कारगिल की बात अच्छी तरीके से नहीं रखेगा। और डिस्टेंस वाइज तो आप और मैं भी गए हुए उन इलाकों में, काफी समय लगता है उस जगह पर जाने में। कोई आपदा आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए तो मदद पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता है।
नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है अवनीश जी। क्योंकि इंडिपेंडेंट जो चेहरा जीत के आया लोकसभा के चुनाव में, मुझे उस समय जाने का मौका मिला था लेह लद्दाख के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं, अब जो विषय पहले आपने रखा कि डेमोग्राफिक जो चेंज हुए हैं या डेमोग्राफिक चेंज होने का जो प्रयास लगातार चल रहा था, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी था वो। और उसके लिए लगातार जो प्रयास हो रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन को जो बढ़ाया जा सके, उसके लिए जो जो भी लैंग्विस्टिक बैरियर्स थे उसको भी क्रॉस करने का प्रयास की, उनको मान्यता दी जाए। या जो जातियां जिनकी गणना ST SC कम्युनिटीज में नहीं हुआ करती थी, उनको फिर से उसमें सम्मिलित किया जाए और उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया जाए लोकल बॉडीज के अंदर भी। और फिर बाद में अगर जब पूरे पूरे पूर्ण राज्य की जो स्ट्रक्चर बनती है या बढ़ता है, उस समय भी। तो वो लगातार प्रयास लगातार सरकार के द्वारा चल रहे हैं और उसको डिनाई नहीं करने की आवश्यकता है। वो जहां तक मुझे लगता है इस विषय में कि जो नेपाल वाला स्ट्रक्चर है, जिसकी जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि वो पैसा जो विदेशी फंडिंग आती थी, अगर आप पिछले भारत के जितने भी मोमेंट पिछले कुछ वर्षों से देखें, तो कहीं ना कहीं चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, जहां पर देखा गया कि कनाडा और उसमें बैठे हुए जो कुछ वो सभी को नहीं हम एक लेवल में कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ अराजक तत्व उसके अंदर हमेशा घुस जाते हैं और उस पूरे मोमेंट को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर कहीं जायज भी मांग हो रही हो तो उसको भी खराब कर देते हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अगर पिछले जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखे जाए पूरे इस इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ये देखा जाएगा कि म्यांमार में भी यही प्रयास किया गया, इधर बांग्लादेश में भी यही प्रयास किया गया, श्रीलंका में भी यही प्रयास हुआ, अभी रिसेंट में नेपाल में यही प्रयास हुआ। तो उसको भी कहीं डिनाई नहीं किया सकता, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव भारत का जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व को डिस्टर्ब कर रहा है। और उसके पीछे भी जो शक्तियां लगी हुई हैं, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि इनके पीछे नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि सोनम वांगचुक अगर कह रहे हैं कि उनको नहीं जानकारी है, तो हो सकता है उनको जानकारी ना हो। लेकिन इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि उसके अंदर जो पूरे आंदोलन के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं या जो पैसा आ रहा है वो बहुत क्लियर है। पूरे विश्व में इसके ऊपर बहुत बड़ा एक बहस छिड़ा हुआ है कि अभी आप अगर आज UN का अगर सेशन देखें, तो कोलंबियन प्राइम मिनिस्टर ने, इवन अदर कंट्रीज के जो अरबियन नेशंस के कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर या प्रेसिडेंट्स ने इस बात को उठाया है कि किस तरीके से पूरे डीप स्टेट का पैसा और पूरा सिस्टम उन देशों को अनस्टेबल करने में लगा हुआ है। तो ये भी एक बड़ी चिंता की विषय है कि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं, चाहे मोहम्मद हनीफ जो लेह लद्दाख से इंडिपेंडेंट MP हैं, या फिर रशीद इंजीनियर की जो बारामूला से MP हैं, इन दोनों की जब बात करते हैं तो एक बात दिखाई पड़ती है कि राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति कश्मीर में, चाहे लेह लद्दाख में जो रुझान है, उसमें कमी आई। आप देखिए, महबूबा मुफ्ती को चुनाव हराया बारामूला से रशीद इंजीनियर ने, और लेह से भी जो चुनाव मोहम्मद हनीफ जीते। आपको पता है कि कौन उम्मीदवार था बीजेपी से? लगातार MP पिछले 2 चुनाव से बीजेपी वहां पर जीत रही थी, लेकिन 24 के चुनाव में वहां पर भी दिक्कत हुई। ये दिखाता है, कहीं ना कहीं इशारा करता है कि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, खासतौर पर जो नेशनल पार्टियां हैं, वो इन दूर दराज के इलाकों के इंटरेस्ट में पब्लिक ये नहीं मानती है कि वो उस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। और शायद यही, ये छोटी छोटी वजह हैं, मतलब एक वजह कोई किसी हिंसा या किसी घटनाक्रम का कारण नहीं हो सकती। चाहे कितना भी कोई चंदा ले ले, कोई कितना भी माहौल बिगाड़ने की साजिश कर ले, लेकिन जब तक आप किसी जेन्युइन घटना के ऊपर आप इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, किसी साजिश का, लेकिन कोई जेन्युइन घटना जरूर पीछे होगी जिसके पीछे जन आक्रोश होगा। उसको बिल्डअप करने का काम किसी नैरेटिव के थ्रू किया जा सकता है। तो ये जो बात दिखाई पड़ रही है, ये कितना गंभीर है? अवनीश जी, जैसे दो चुनाव की बात आपने की, जम्मू एंड कश्मीर में इंजीनियर राशिद बारामूला, की और बारामूला वाले चुनाव की, और इस तरफ की। दोनों लेगी। में दो विषय बहुत थे। मैं कश्मीर काफी जाता रहा पीछे समय में, और कश्मीर में एक अलग तरीके से सोच है। वो जो सोच है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि वहाँ के जो युवा हैं या यूथ हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट चेहरे भी जीत के चुनाव में आए जिनको लोग नहीं जानते थे या लोग नहीं पसंद करते थे। तो बड़े बड़े जो बड़े चेहरे हुआ करते थे उस चुनाव के अंदर, वो भी चुनाव हारे। सडनली NC का एक बड़ा वोट बैंक जो था वो फिर से जागृत हुआ। तो हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं वहां का जो यूथ है
जिसको लगता है कि नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप भी कह रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है या उनकी वॉइस नहीं हो पा रही है। अब उसमें दो विषय हो सकते हैं कि एक, कि वो विषय कितने राष्ट्र के हित में है, दूसरा कि वो कितने जो अदर भारत के खिलाफ वॉइसेस हैं वो हो सकते हैं। ये वोटिंग पैटर्न जम्मू कश्मीर के अंदर वही है। और जहां तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पे भी शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि विकास हो। और कश्मीर में अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में, तो जम्मू के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत लैंडमार्क विक्ट्री करके आई, जबकि लगभग हर चैनल्स के पास ये था कि वो चुनाव हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके बावजूद लोगों का एक विश्वास बना रहा। तो कहीं ना कहीं हम भी प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको उस वॉइस को कहीं ना कहीं बात करके उसको समझने की कोशिश करें, उनके साथ जो एक जिसे कहते हैं विचारों का तालमेल बन सके, वो एक प्रयास चल रहा है। लेकिन जहां तक लद्दाख की बात है, लद्दाख में बहुत बड़े पैमाने पे अगर आप देखें तो जो चिंता लगातार लद्दाख के क्षेत्र के बुद्धिस्टों की और भी लोगों की बनी रही है, या आर्मी की या एजेंसीज की, वो थी डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा था। तो वो कहीं ना कहीं उसका रोल बड़ा हो जाता है। और वहां पे हमें बहुत ही मतलब सेंसिटिवली उसको सोचने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जहां तक प्रयास हो कि बॉर्डर के क्षेत्रों में, जितने भी बॉर्डर के क्षेत्र हो, वहां से पॉलिटिक्स को दूर रखा जाए, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स वहां जाएगी तो कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज दिखेंगे। ठीक बात है, लेकिन मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि जो डिमांड्स थी और जिन डिमांड्स को लेकर के खासतौर पर यूथ को लेकर के, यूथ का जो मामला है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का, भी कहा गया कि 1800 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का प्रबंध जो है वो किया जा रहा था, भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। ये बात हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं, और वहां भी युवाओं का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, खासतौर पर पेपर लीक के मामले में। अब जब मैं देखता हूं कि उत्तराखंड में पेपर लीक, मैं ये देखता हूं कि कर्नाटक के अंदर युवाओं की जो है वो बड़ी डिमांड, आज बहुत बड़ा प्रदर्शन कर्नाटक के अंदर, बैंगलोर के अंदर हुआ है, और वहां भी यही मांग की जा रही है, जल्दी भर्तियां निकालने की बात जो है वो कही जा रही है। और फिर मैं जब ये कश्मीर में और खासतौर पर लेह में जब ये देखता हूँ कि वहां पर इस तरीके से युवा युवा जुटते हैं, और जो है इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन हो जाता है, और 4 लोगों की मौत हो जाती है, तो फिर ये तस्वीरें झकझोरती हैं दिमाग को, उन देशों की उन तस्वीरों की तरफ ले जाती हैं जो हम कभी भारत में देखने की कल्पना नहीं करते। चाहे वो नेपाल के अंदर हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, चाहे श्रीलंका के अंदर हो, हम उम्मीद भी नहीं करते कि ऐसा कभी भारत के अंदर होगा। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो जनमानस को भी प्रभावित करती हैं, स्थानीय जनमानस को न सिर्फ विकास के जो रास्ता चल रहा होता है उससे मीलों पीछे लेकर के आती है, जहां तक पहुंचने में भी उसको एक अच्छा खासा टाइम स्पैम गुजारना पड़ता है। अब लगातार अगर अवनीश भाई देखें हम लोग, तो पिछले कई वर्षों से भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, और आज इकोनॉमिकली पूरे विश्व में अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ है, ग्रोथ रेट ज्यादा है। आईएमएफ हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमिक एजेंसीज हो, वो भारत को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से दिखा रही, कोशिश कर रही हैं। जहां तक जॉब के चैलेंजेस हैं, जॉब के चैलेंजेस पूरे विश्व में देखने को मिले हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप की कंट्रीज हों, चाहे वो यूके हो। यूके में भी जो अगर अभी जो बड़ा एक मूवमेंट चल रहा है, अगर आप ध्यान दें, तो उसमें भी जॉब्स जो हैं वो एक बड़ा चैलेंज के रूप में दिखे हैं। और तो आप मानते लगातार हैं जो कि जो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें विदेशी चंदे का जो है वो काफी रोल रहा, और उसके नाते जो है जो फंडिंग हुई है, वो फंडिंग का एक रोल रहा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश लेह में जानबूझ करके हुई। बिल्कुल, अगर उसको उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, एजेंसीज का ये पूरा इनपुट है कि वहां पे कहीं ना कहीं एक डीप स्टेट का रोल देखा गया है। और जहां तक फंडिंग की है, फॉरेन फंडिंग का विषय है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। हाँ, यूथ के अंदर एक हर जगह, जैसे आपने बात रखा कि कर्नाटका को ले लें या किसी अन्य प्रदेशों में ले लें, जॉब को लेकर एक बड़ा स्ट्रेस बना हुआ है। तो वो स्टेट्स अगर ग्लोबल रूप में अगर आप जाएं, तो अगर आप जर्मनी में जाएं, फ्रांस में जाएं, या अमेरिका, अभी यूके के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसमें जाएं, अभी जो चिलीज में मूवमेंट हुए हैं उसमें जाएं, तो लगभग हर जगह जॉब के चैलेंजेस हैं, क्योंकि डेमोग्राफी बढ़ रही है। वो जो जॉब क्रिएशन का प्रयास भारत सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं उतनी तेज गति नहीं है जितनी जॉब की रिक्वायरमेंट अभी वर्तमान समय में है।
उसको एक्सेप्ट करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए किसी भी सरकार को या किसी भी लीडरशिप को। लेकिन हाँ, प्रयास अच्छा हो रहा है, प्रयास सकारात्मक है, और उसको लेकर हमें थोड़ा पेशेंस रखकर एक कम्युनिकेशन से, डेमोक्रेटिक तरीके से हमें अपनी बात रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका सत्येंद्र इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि लेह के हालात सही हों, अच्छे हों, पर्यटक वहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे और एक बार फिर वहाँ जनजीवन सामान्य हो, पटरी पर लौटे, और खासतौर पर जो वहाँ के युवाओं की मांग है, वहाँ के आम नागरिकों की मांग है, वो भारत सरकार सुने, उनको जल्द पूरा करे, उनको भरोसा दिलाए, उनको विश्वास मिले, ताकि इस तरह के खासतौर पर सेंसिटिव इलाकों में किसी भी हालत में माहौल न बिगड़ सके। बहुत धन्यवाद आपका सत्येंद्र, हमारे साथ ब्रेकिंग ट्यूब पर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों बहुत का बहुत भी धन्यवाद। धन्यवाद जो इस पूरे वृत्तांत को, पूरे जो है चर्चा को सुन रहे थे। आप सभी का धन्यवाद। ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल चैनल्स को फॉलो करिए लगातार, ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके सामने लेकर लगातार आते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।